आयनिक बॉन्ड। आज क्लास हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? आयनिक बॉन्ड। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले क्या होता है आयनिक बॉन्ड। डेफिनेशन वगैरह तो बाद में लेंगे, पहले देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड आया कहाँ से। क्लास एक्चुअली हम लोगों के पास टाइप ऑफ बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करूँ तो 4 टाइप के बॉन्ड हैं यूजुअली। पहला आयनिक बॉन्ड, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, इन दोनों की बातें आप हाई स्कूल में कर चुके हो। थर्ड है हमारा मेटैलिक बॉन्ड। कौन सा? मेटैलिक बॉन्ड। एंड फोर्थ है हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे तो वंडरवाल बॉन्ड भी होता है, बट वो बॉन्ड नहीं, एक प्रकार का फोर्स है, इसलिए हम लोग 4 ही रखते हैं यहाँ पे। क्यों बता रहा हूँ मैं इसको? आपको पढ़ना तो आयनिक है, इन सब को क्या ज़रूरत है लेने की? नहीं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो समझिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा और हमेशा नॉन मेटल्स के बिटवीन होता है। किस में होगा? नॉन मेटल्स के बिटवीन। जैसे क्लोरीन से क्लोरीन के बिटवीन हो जाए, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के बिटवीन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बिटवीन। आई ना बात समझ में? तो क्या बोलोगे? नॉन मेटल्स के बिटवीन होगा। बट मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के बिटवीन होगा। जैसे एक क्रिस्टल लैटिस उठाऊँ मैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहे? आयरन ही रहे। या फिर दूसरा मैं ले रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ निकिल ही रहे। मीन्स निकिल है या आयरन है, कोई भी है, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का एटम है, और वो एटम कौन सा है? मेटल है। तो मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे 4th वीडियो में। दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ़ोन। आप अपना फ़ोन उठाओ और डायल करो, क्या? 1 2 3। मीन्स नंबर 1 पर है फ्लोरीन, नंबर 2 पर है ऑक्सीजन, और नंबर 3 पर है नाइट्रोजन। फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके कोई कंपाउंड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड देगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन अगर लेगा तो कैसा बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया NH3, ये सब के सब क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। स्पेशली इसमें हाइड्रोजन का मौजूद होना जरूरी है। बट आज तो सर चर्चा करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में बताइए ना। तो देखो, कोवैलेंट के लिए नॉन मेटल होना जरूरी है, मेटैलिक के लिए मेटल होना जरूरी है, बट आयनिक के लिए दोनों का होना कंपलसरी है। मीन्स एक मेटल होना चाहिए और दूसरा वाला एटम क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। भाई एक अकेले एटम में तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो नहीं सकता, कम से कम 2 एटम तो चाहिए ही चाहिए। तो एक एटम क्या होगा? मेटल का, और दूसरा एटम किसका होगा? नॉन मेटल का। इसको हटा रहा हूँ मैं ना, इतनी बात तो समझ ही गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, नॉन मेटल और मेटल, इन दोनों को अलग कौन करता है? तो आप बोलोगे सर नॉन मेटल और मेटल को अलग करता है नोबल गैसेस। कौन अलग करते हैं? नोबल गैसेस। और हम जानते हैं नोबल गैसेस ऑक्टेट के रूल को फॉलो करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। जैसे सोडियम एक मेटल है, ठीक, और फ्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। इन दोनों का नियरर नोबल गैस कौन है, जो इसके नज़दीक है? तो आप बोलोगे नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका 10 और इसका 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281 होगा। नियॉन का 28 और फ्लोरीन का 27। हम जानते हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए वो एटम स्टेबल है नहीं। इसलिए दोनों अपने आप को क्या करना चाहेंगे? अपने नियरर नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहेंगे। अब थोड़ा ध्यान दो, सोडियम को अगर नियॉन के जैसा बनना है तो क्या काम करना पड़ेगा? भाई इसका एटॉमिक नंबर 11 है और यहाँ 10, मीन्स इसे अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। क्लियर? बट फ्लोरीन की बात अगर मैं करूँ तो 9 है, 9 से इसे 10 होना है, इसलिए इसे क्या काम करना पड़ेगा भैया? सर इसे 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐड करना पड़ेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा क्लास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 28। 1 इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया। दूसरा, फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 7 + 1 = 8, 28 इसका भी, और नियॉन का तो 28 है ही।
मीन्स मिल गया ना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब हो गया कि अब ये हो गए स्टेबल। यहीं से शुरुआत होती है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की। तो चलिए ध्यान देते हैं एक एग्जांपल को उठा करके, बाकी डेफिनेशन तो उसके बाद में आप चुटकी बजा करके राइट कर लेंगे अपने आप, मेरी तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे, वो है सोडियम और क्लोरीन। तो ध्यान दो, सोडियम का नियरर नोबल कौन है सर? नियॉन। मतलब सोडियम किसके जैसा बनना चाहेगा? नियॉन के जैसा। तो नियॉन का है 10 और सोडियम 11, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है ना, मीन्स सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। क्लोरीन का नियरर कौन है सर? आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 और इसका 18। अब 17 18 बनने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब ये कहीं जा करके 288 आर्गन के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। बिल्कुल सही जवाब। तो देखते हैं, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, इसका क्लोरीन का 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 281 और इसका 287। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है भैया? सर 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यही अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज इक्वल होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के, क्योंकि पूरा का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुका है। और इसके ऊपर भी चार्ज होगा बट वो प्लस में होगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों अपोजिटिवली चार्ज्ड एटम हो गए ना क्लास, इसलिए इन दोनों के बिटवीन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही इन दोनों को करीब लाने का काम करेगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा? आयनिक कंपाउंड का। ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड का। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके सर, चलिए फिर से देखते हैं एक बार। क्या बताओगे आप इतनी जगह को? क्या बात समझ में आई यहाँ से? चलिए देखते हैं। आपको समझ में आया यहाँ पर क्या कि एक मेटल होना है, एक नॉन मेटल होना, ये तो कंडीशन थी जिसके बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम है यहाँ पर मेटल, क्लोरीन है नॉन मेटल। जरूरी नहीं है कि सोडियम और क्लोरीन को ही रखा जाए, बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल है, आप उनको भी रख सकते हो जैसी आपकी इच्छा। अब आप बोलोगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और इसका नियरर नोबल गैस है नियॉन, इसलिए अपने आप को कैसा बनाना चाहेगा? नियॉन के जैसा बनाने का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 होता है। वो तभी संभव है जब वो यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लॉस कर दे। दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन का नियरर नोबल गैस कौन है? आर्गन, जो है 18, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है। और ये तभी पॉसिबल है जब वो कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो कहीं से क्या? ये दोनों तो एक ही स्टेट में है ना। अब समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उसका स्टेट कैसा होगा एटम का? गैसियस फॉर्म में। इसका स्टेट कैसा होगा? गैसियस फॉर्म में। ये दोनों अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। जो लॉस करेगा उसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो गेन करेगा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों अपोजिटिवली चार्ज्ड एटम, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन, एटम नहीं बोल सकते अब, आयन के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, जो इन दोनों को करीब लाने का काम करेगा और कैसा कंपाउंड बनाएगा? आयनिक कंपाउंड। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर कोई आयन गैसियस फॉर्म में मौजूद है, ओके, यही आयन
लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और यही आयन सॉलिड के फॉर्म में मौजूद है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं जो समझाना चाहता हूं, गैसियस के फॉर्म में अगर रहेगा ना तभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन होगा। गैस में अगर मौजूद है तो इन दोनों के बिटवीन, सोडियम और क्लोरीन के बिटवीन आयनिक इंटरेक्शन और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। इसलिए जो एटम है वो किस स्टेट में होने चाहिए भैया? गैसियस स्टेट में होने चाहिए। तो डेफिनेशन में आप क्या बताओगे क्लास? देखो सर डेफिनेशन तो यहाँ पर मेरे ख्याल से दो बन सकती हैं। एक क्या, सिंपल वाला, ऐसे आसानी से आप बोल दो, फटाक से हो जाएगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या बताओगे? द forces which held together two oppositively charged ions called ionic bond। बहुत इजी है सर, देखिए ना, ये तो इसी में दिख रहा है कि दो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन हैं, इन्हीं को जो फोर्स क्या काम कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, बांध रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। ये तो सिंपल वाली डेफिनेशन हो गई। सर टफ है क्या कोई? नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। दूसरे और किसी लैंग्वेज में आप राइट कर सकते हैं। हाँ, मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए हम ये भी राइट कर सकते हैं कि अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू डिसिमिलर एटम। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो दो डिसिमिलर एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने के वजह से भी बन रहा है। तो क्या बताओगे? अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in between two dissimilar atoms are called ionic or इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था क्लास, उसे आपने क्या नाम दिया था? आयनिक कंपाउंड। एंड कंपाउंड so formed is known as आयनिक कंपाउंड। सर ये तो बहुत ही ईजी है। डेफिनेशन अगर मुझसे पूछता है तो मैं दोनों भी राइट कर सकता हूँ। क्या? पहला, अ फोर्स which held together two oppositively charged ions are known as ionic bond। or a bond is formed in between two atom, कैसे एटम? टू डिसिमिलर एटम by the transferring of electron is known as ionic bond। तो चलिए ये हो गई डेफिनेशन। अब अगर मैं कह दूँ, चलिए सर किसी एक एग्जाम्पल को और लेकर के आप समझा दीजिए। बहुत आसान है, मैं हाई स्कूल वाला ही उठा करके रखता हूँ आपके पास, CaCl2 ना। तो Ca क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 20। ओके, दूसरा कौन है मेरे पास? Cl। अब समझते हैं इस बात को। हाँ, यहाँ से हटा करके थोड़ा ऊपर ही रख लेते हैं, फिर नीचे आते हैं। Ca और Cl, Ca किसके नज़दीक है? सर आर्गन के नज़दीक है। और क्लोरीन भी किसके नज़दीक है? आर्गन के ही नज़दीक है। तो Ca मीन्स कैल्शियम के एटॉमिक नंबर है 20, इसका 17 और इसका 18। दोनों ही कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहेंगे? आर्गन के जैसा। ओके, कैसा रखना चाहेंगे? आर्गन के जैसा। अब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर? 288 है ना। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2882 और क्लोरीन का हो जाएगा 287। तो यहाँ एक कैल्शियम के साथ में देखो ना ध्यान से, तो आपको पता चलेगा भाई दो क्लोरीन के एटम हैं। कैल्शियम के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और क्लोरीन के पास कितना है सर? क्लोरीन के पास है 7। ये निकाल तो सकता नहीं, तो क्या काम करना पड़ेगा इसको? तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है,
ऑर्गन बनने के लिए लेना ही पड़ेगा। तो कैल्शियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस कंडीशन में क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज एक इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये निगेटिव चार्ज। अब इनके बिटवीन क्या जनरेट हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये सब कंबाइंड होकर के क्या बना लेंगे भैया, CaCl2, जो कि क्या है, आयनिक कंपाउंड है। क्लियर, ओके। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या होगा, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और कंडीशन बहुत पूछता है क्लास, और बहुत इजी भी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसकी 3 कंडीशंस हैं, जिनमें से 2 तो आप जान चुके होंगे। बस मुझे आपको क्या काम करना है, एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करवाना है, तुरंत तो आपकी रिकॉलिंग पावर को थोड़ा सा मेंटेन करना है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा टॉपिक है इसी में, डेफिनेशन के बाद में क्या, कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है, चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहला देखिए, आपने कहा था कि सोडियम गैसियस स्टेट में है और इसने क्या काम किया है, पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है। कब, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो कुछ याद आया, कोई एक अकेला एटम गैसियस स्टेट में आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, हाँ सर याद आ गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। इसका मतलब लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरी कंडीशन क्या है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में था और इसके द्वारा रिलीज किए गए 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या काम करता है, एक्सेप्ट करता है और अपने ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज रखता है। ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, रिमूव करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, सर उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर। तो अगर ज़्यादा रिलीज करेगा तो हाई वैल्यू होगी, तो वही होता भी है, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। तो हाई हमेशा नहीं बोला जाता, वैल्यू मिलती है इसकी नेगेटिव में, ये याद रखना है। या फिर आप बोल सकते हो कि हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होना है हमारे पास, समझिएगा। ये क्या है, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब 1 यूनिट पॉजिटिव और 1 मोल पॉजिटिव एंड 1 मोल निगेटिव दोनों क्या हो, एक दूसरे के करीब आते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का, और ढेर सारी मात्रा में क्या निकलती है, एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो थर्ड आप बताओगे हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। ओके चलिए हटाता हूं मैं इसको, लैटिस एनर्जी के बारे में बातें करते हैं थोड़ी सी। तो क्या बताओगे आप, सबसे पहला कि सर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का होना मस्ट है, दूसरा हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए, और तीसरा लैटिस एंथैल्पी होना चाहिए। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, तो आप बताओगे व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन combines with 1 mole of anion, then removed energy for the formation of ionic compound, removed energy is known as lattice enthalpy। या फिर किसी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़े उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए तो ना। तो क्या बताओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट भी किया जा सकता है क्या, हाँ, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किसके बेड में लग रहा है, कैटायन और एनायन के बेड में लग रहा है।
ठीक, कैटायन और एनायन जब मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो आप कहोगे स्टार्टिंग से ही हम लोग एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं क्लास, Na+ और Cl- का। तो आप कह रहे हो कि सर अगर इसे मैं मान लूँ Q1 इसके चार्ज को, और क्लोरीन के चार्ज को मैं मान लूँ Q2, और सोडियम और क्लोरीन के बिटवीन के डिस्टेंस को मान लूँ D, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 × Q2 अपान D²। इस फार्मूले से आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, जिस पर लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करेगी। अब अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो लैटिस एंथैल्पी दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहला क्या होगा, चार्ज ऑन आयन। सबसे पहला क्या होगा, चार्ज ऑन आयन्स, कि आयन के ऊपर चार्ज कितना है। तो आप बताओगे ग्रेटर द चार्जेस ऑन आयन्स greater will be attraction। अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी भी फिर क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। एंड हैंस हायर लैटिस एंथैल्पी। मतलब अगर चार्ज ज़्यादा होंगे, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उस पर जो लैटिस एंथैल्पी होगी वो भी ज़्यादा होगी। जैसे मान लेता हूँ मैं NaCl रख लिया, दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ CaCl2, ओके, और थर्ड में रख ले रहा हूँ MgO। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लाइट थोड़ी सी कम हो गई होगी, लाइट चली गई है, समझिएगा। किलो जूल के बारे में अगर मैं बात करूं कि जो लैटिस एंथैल्पी अगर किलो जूल में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो इसकी होती है -788, और कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 2254 किलो जूल, और यहाँ हो जाती है हमारे पास 3932 किलो जूल। समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, तो सारी वैल्यूज़ क्या हैं, नेगेटिव में हैं। तो अब Na और Cl में ध्यान से देखो, कैल्शियम एंड Cl2 को देखो, Mg एंड MgO को देखो। एक नई चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। सोडियम के ऊपर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा क्लास, 1 यूनिट, और क्लोरीन के ऊपर भी क्या होगा, 1 यूनिट। कैल्शियम के ऊपर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 यूनिट, बट क्लोरीन के ऊपर कितना, 1 ही यूनिट होगा, 2 होंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। मैग्नीशियम के ऊपर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 यूनिट, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 यूनिट। ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कैटायन और एनायन का नाम हमें राइट करना है। अगर 1 यूनिट चार्ज होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनी। तो क्या बोलेंगे, यूनी कैटायन के लिए। एनायन पर भी 1 ही यूनिट है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, यूनी वैलेंट। तो कैसा आयनिक कंपाउंड है, यूनी वैलेंट आयनिक कंपाउंड है। कैसा है, यूनी वैलेंट आयनिक कंपाउंड है। दूसरा यहाँ पर देखो, कैल्शियम के ऊपर तो 2 यूनिट है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई, लेकिन एनायन के ऊपर क्या है, अकेला ही है, तो बाई यूनी वैलेंट हो जाएगा ये। ओके, लेकिन इन पर तो दोनों पर ही 2 है ना, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे बाई वैलेंट। ओके, तो क्लियर, ज़्यादा कौन होगा, ये होगा। तो फार्मूले में भी हमें पता चल रहा है कि कैटायन पे अगर चार्ज ज़्यादा हो, एनायन पे अगर चार्ज ज़्यादा हो, तो भाई मल्टीप्लाई हो करके वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्या है, इसलिए लैटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो पहला लैटिस एंथैल्पी तो इस पर डिपेंड करेगा, दूसरी किस पे डिपेंड करेगी, चलिए बात कर लेते हैं फटाक से। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ना, लाइट जा चुकी है, एक ही CFL की रोशनी से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा। देखो, दूसरे हमारे पास साइज ऑफ एटम। एटम की साइज पर भी डिपेंड करता है क्लास। देखो, मान लो मैंने आपसे कह दिया मेरे पास NaCl है और मेरे पास NaBr है। अब देखो, साइज का मतलब क्या हो गया, Na तो यहाँ सेम है, बट क्लोरीन और ब्रोमीन में क्या घटना होगी भैया, क्लोरीन के पास 3 शेल होंगे, ब्रोमीन के पास 4 सेल होंगे। अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो उसका स्क्वायर होगा, डिवाइड करके वैल्यू कम ला देगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए क्या बोलोगे, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी साइज कम होगी उसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो क्लोरीन की कम है तो इसकी ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की ज़्यादा है तो इसकी कम होगी। ये तो बातें होगी किसके रिस्पेक्ट में, लैटिस एंथैल्पी की। इसका मतलब सर ये हो गया, जो भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, वो क्या बनाएगा, कब बनेगा, तो अब बताओगे सर उसके पास सबसे पहले तो लैटिस एंथैल्पी के बारे में हमें जानकारी लेना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, जो कि हमेशा ज़्यादा होगी किससे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। तो ये फॉर्मेट होगा आपका आयनिक कंपाउंड का। ओके, तो ये क्या थी, कंडीशंस फॉर आयनिक कंपाउंड। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, या फिर इसी को और हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, देखो यहाँ पर क्या टर्म दिया गया क्लास, इलेक्ट्रोवैलेंट। अब एक टर्म और पूछा जाता है हम लोगों से कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, तो अब बताओगे कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करे या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी में क्या है। तो प्रॉपर्टी तो भाई दो तरीके की होती हैं, एक होता है इसका फिजिकल और एक होता है केमिकल। हम लोग साथ में ही रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसका रख रहा हूँ फिजिकल स्टेट, कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो किस स्टेट में होंगे, लिक्विड में होंगे, सॉलिड में होंगे या गैस में होंगे। तो आप बताओगे आयनिक कंपाउंड हमेशा किस में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली इन सॉलिड स्टेट्स, आर यूजुअली सॉलिड्स। ओके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अपोजिट एंड के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, जो उनको नज़दीक ला करके टाइटली होल्ड करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्टेट कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। ओके, दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बताओगे सर अगर टाइटली होल्ड किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगी। यहाँ समझ लेते हैं बस थोड़ा सा कि मेल्टिंग का मतलब क्या होता है। मेल्टिंग का मतलब ये होगा कि आप इसे इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट दो, इतनी एनर्जी दे दो कि क्या हो, जो इसके मॉलिक्यूल हैं यहाँ से फ्री हो जाएं और एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं वो भी इस पर क्या डाल रही होंगी, प्रेशर। तो ये मॉलिक्यूल उड़ करके ऊपर की तरफ चला जाए और एटमॉस्फेयर के द्वारा डाले गए प्रेशर के बराबर ये भी प्रेशर क्रिएट करने लगे। ये तो तभी होगा ना जब ये अपने सॉलिड फॉर्म से पहले लिक्विफाई और लिक्विफाई होकर के वेपर के फॉर्म में जाए। तो इतना जाने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज इसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज ये बॉन्ड, ये फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज़ है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट का मतलब क्या हो गया, स्टेट चेंज करना, सॉलिड से लिक्विड में लाना। तो अगर सॉलिड रहा होगा तो इसके बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको क्या काम करना है, कम करना है। तो उसे भी कम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप बताओगे आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई BP एंड MP, मीन्स हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। वो सब किसकी वजह से हो रहा है क्लास, ये सारी बातें हो रही हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रही है। चलिए तीसरा है, मैं स्टार लगा रहा हूँ इस पर, सॉल्युबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे अलग से भी पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, या फिर आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं।
तो चलिए पहले समझते हैं सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है उसे मैं वाटर में डालता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए शेयर किया गया पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रख लेता है, और हाइड्रोजन अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ रहता है। ठीक वही काम इस हाइड्रोजन के साथ में भी होगा, इसका मतलब यहाँ भी चार्ज जनरेट होगा। तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर -2। ओके, तो ध्यान देना है, अगर मैं इसमें NaCl डालता हूँ, ये सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, या होगा भी तो कैसे होगा, इस बात को समझिएगा। होना क्या है, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन में क्या होगा कि जो H2O है, वाटर मॉलिक्यूल का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। H2O हैज़ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, इट क्या काम करेगा, जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर मॉलिक्यूल का, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या काम करेगा, जो Na और Cl के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी को वीक कर देगा, उसी को कमज़ोर कर देगा। H2O की मौजूदगी में क्या काम होगा भैया, समझो इस बात को। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये रहा H2O, ये माइनस, ये प्लस प्लस, ये क्या काम करेगा, इसकी मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे। जैसे ही अलग होगा, Na पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा और Cl निगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। पॉजिटिव के फॉर्म में ऑक्सीजन, ध्यान से देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव को रिपल्स कर देगा और वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन किसकी तरफ आ जाएगा, सोडियम की तरफ आ जाएगा, और ये अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेगा। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन पावर, कि एक आयन के चारों तरफ कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो सकते हैं। तो देखिए ना, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल अलाइन हो सकते हैं, सराउंड हो सकते हैं। Cl के साथ क्या घटना होगी, H2O है तो यहाँ पर H पॉजिटिव फॉर्म में है, तो इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पोर्शन आ जाएगा, हाइड्रोजन वाला, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। ये रहा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, सेम चार्ज है भाई, निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या हो गया, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्यों हो जा रहा है, ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या होगा कि वाटर की मौजूदगी में जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर जैसे ही होंगे वो तुरंत सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। उस एक अकेले कटायन या अनायन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो जाएगा और वो पानी में घुल जाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है, समझिएगा सॉल्युबिलिटी को। और आगे ले चल के बढ़ता हूँ। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके, आयनिक तो हैं बट वो सॉल्युबल ही नहीं होते। जैसे सर कुछ का एग्जांपल बता दीजिए जो सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं। तो आप बताओगे मेरे पास है CaF2, ओके, मेरे पास है BaSO4, मेरे पास है AgCl, मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। होते हैं, बहुत थोड़ा होते हैं, ओके, लगभग होते ही नहीं है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, पत्थर जैसा है, पानी में डाल दो कहाँ घुलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बट वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बढ़ा नहीं सकता, कमज़ोर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सॉल्युबल नहीं होते। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी, देखिए इस पर मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स
डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी? देखो, पहला तो डिपेंड करेगी लैटिस एंथैल्पी पे, लैटिस एंथैल्पी, ओके, पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। दूसरा डिपेंड करेगी हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। किस पे भैया? हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। अब समझते हैं, कोई भी कंपाउंड है अगर उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लैटिस एंथैल्पी, उस कंपाउंड के पास लैटिस एंथैल्पी भी होगी और उसी कंपाउंड के पास हाइड्रेशन एंथैल्पी भी होगी। तो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया NaCl, NaCl की जो लैटिस एंथैल्पी है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से क्या है? कम है। हाइड्रेशन एंथैल्पी से क्या होगा? कम होगा। इसीलिए NaCl क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा। मीन्स अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, सॉरी इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तब तो वो इनसॉल्युबल होगा। लेकिन NaCl के केस में क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और लैटिस एंथैल्पी कम है ना। लैटिस एंथैल्पी क्या है? कम है और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। ये बात सिर्फ NaCl की नहीं है, किसी भी यानी कंपाउंड को आप ले लीजिए जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी वो है लैटिस एंथैल्पी से वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ओके, याद रखिएगा ये बात। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? तो सबसे पहले समझेंगे सॉल्युबल होता क्यों है, किस लिए होता है। बिकॉज जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जो कटायन और एनायन के बिटवीन मौजूद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर देता है? वीक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों दूर दूर हो जाते हैं। और जैसे ही एक दूसरे से अलग होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में जो H2O है वो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव वाला पार्ट वाटर मॉलिक्यूल का निगेटिव वाला पोर्शन किसकी तरफ जा करके अटैच्ड हो गया था? पॉजिटिव वाले की तरफ। ओके, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा और हाइड्रोजन दूर दूर हो जाएगा। निगेटिव वाले के चारों तरफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा और उसके चारों दूर दूर ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल उसको अपने किसी न किसी प्रकार से चारों तरफ से सराउंड कर लेगा और यानी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे यानी कंपाउंड है जो उसकी तरीके से नहीं सॉल्युबल होते, ना ही वैसे उन्हें एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, जैसे कि ये रहे। अब सही से सॉल्युबिलिटी को समझना है तो क्या समझना पड़ेगा? लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन एंड एनायन कंबाइंड विद ईच अदर, और अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड डिसोसिएट रिक्वायर्ड एनर्जी। तो क्या बोलोगे? लैटिस एंथैल्पी तो क्लियर। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? कि किसी भी कटायन या एनायन के चारों तरफ जितना वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हो सकता है वो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, बिकॉज वो एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो जिस भी यानी कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी हाई होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी से, मतलब उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल रुक नहीं सकते हैं, बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल रुक सकते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल को रुकने ही नहीं देगा, सराउंड ही नहीं होने देगा, तो सॉल्युबल कहाँ से होगा? तो वो लगभग क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। बट अगर लैटिस एंथैल्पी कमज़ोर है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। ये थी तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी क्लास। और चौथी प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंडक्टिविटी। क्या है भाई? कंडक्टिविटी। समझते हैं इसको कि कंडक्टिविटी में क्या है। कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी तो तभी हो सकती है जब क्या हो? या तो फ्री आयंस हो और या फिर क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। आयनिक कंपाउंड के पास ये दोनों नहीं है, ना तो फ्री आयन है ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। मीन्स किसी भी आयनिक कंपाउंड को उठा लो आप, KCl उठा लो, NaCl उठा लो, BaSO4 उठा लो, कैल्शियम कार्बोनेट उठा लो, किसी को भी उठा लो, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन को ले दे करके क्या हो चुके हैं? बैलेंस हो चुके हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। चूंकि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और दूसरा जब गेन करता है तब पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। अब तक तो आयन है मगर ये मिल जाते हैं ना एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जिससे क्या बन जाता है? NaCl। मीन्स कोई चार्ज भी नहीं रह जाता, आयन भी फ्री नहीं रह जाता।
इसका मतलब ना तो इसके पास फ्री आयन है और ना ही इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मगर कब? जब तक ये सॉलिड स्टेट में है तब तक। इट मीन्स सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे। ओके, तो आप बताओगे आयनिक कंपाउंड्स आर, इंसुलेटर डालो डायरेक्टली, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट आर इन सॉल्यूशन। किस लिए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ओके, आयन फ्री हो जाते हैं। NaCl देखो सॉलिड के फॉर्म में था, क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था? आपने बोला नहीं, इंसुलेटर है। मगर जैसे ही इसके साथ H2O दिया गया, H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Na और Cl के बिटवीन मौजूद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कमजोर कर दिया, जिससे ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। जैसे ही दूर हुए उसके चारों तरफ सराउंड हो गया कौन? वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो इसका मतलब इसे दूर दूर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? एक्वस। एक्वस सोल्यूशन में Na प्लस और ये Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा। अब हो गए ना फ्री आयन, इस कंडीशन में क्या होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। आई बात समझ में? तो क्या बताओगे? आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर है, बट लिक्विड स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में या सोल्यूशन के फॉर्म में जब रहते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर रखते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, 4 तो हो गई सर। कौन कौन सी? स्टेट, हाँ सर स्टेट में तो सॉलिड स्टेट है। दूसरा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सर हाई होता है। तीसरा सॉल्वेबिलिटी, हाँ सर सॉल्वेबिलिटी ये भी समझे हुए थे। और चौथा था ये कंडक्टिविटी। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। अगला है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखो, एक प्रोसेस है क्लास, एक्सरे स्टडी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसको करने के बाद पता चला कि जो आयनिक कंपाउंड है भैया, जो आयनिक कंपाउंड हैं उनके पास कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है ना। आयनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, बस कटायन आनायन एक डेफिनिट पैटर्न में क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं। आई ना बात समझ में? उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? उसका क्रिस्टल बोल देते हैं। जैसे ये एक आयनिक कंपाउंड है, XYZ कुछ भी पर्टिकुलरली मैं नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, ये उसी का क्या है? स्ट्रक्चर है। अभी क्या काम करना है आपको? इसे समझना है कि ये स्ट्रक्चर देता है कि नहीं देता। तो आप बोलोगे हाँ स्ट्रक्चर तो कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास मॉलिक्यूल होते ही नहीं हैं। तो क्या होता है? बस ये एक डेफिनेट पैटर्न में इसके मॉलिक्यूल, इसके आयन, इसके एटम अरेंज रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री रहती है। बट आप जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल दोगे ना क्लास, ये सब के सब ब्रेक हो जाते हैं। मीन्स आप इसमें जैसे ही H2O दोगे ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा और किसके फॉर्म में आ जाएगा? सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है। ओके ठीक है। दूसरी चीज़, ये पूछा भी नहीं जाएगा, ऐसे नॉर्मली रख लीजिए। क्लास 12th में तो बहुत बड़ी बात है इसके बारे में देखनी है। चौथा 6 क्या है हमारे पास? आइसोमर्स। ये थोड़ा ध्यान से देखना, जो प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोमर की वो जानते हैं हम लोग कि मॉलिक्यूलर हैविंग द सेम मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला आल्सो, देन दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज आइसोमर। बट ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कह देता कि कोई मॉलिक्यूल है H और Cl, इसके बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड है, तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपनी तरफ ले लेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस कंडीशन में इस बॉन्ड का डायरेक्शन है किसकी तरफ से किसकी तरफ? हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ। बट NaCl को या किसी भी प्रकार के आयनिक कंपाउंड को ऐसे तो राइट किया ही नहीं जा सकता, ऐसे तो रखा ही नहीं जाता जिससे हमें पता चल जाए कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ ये डायरेक्शनल है। इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड है उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन
लेस होते हैं। तो आप क्या बताओगे, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स हैविंग नो डायरेक्शनल बॉन्ड, नो डायरेक्शनल बॉन्ड, सो नो आइसोमर्स आर पॉसिबल, नो आइसोमर्स आर पॉसिबल। ना तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देता है और ना ही स्टीरियो। ओके, सेवेंथ है आयनिक रिएक्शन। इसे समझ लीजिए, थोड़ा सा समझना क्या है आप जानते भी होंगे। चलो मैं इसी को रख रहा हूँ। मेरे पास NaCl है और दूसरा ही एक आयनिक कंपाउंड है AgNO3। क्या घटना होगी यहाँ पे, Ag Na के साथ रिएक्ट कर जाता है और बना लेता है AgCl और वो बनाता है NaNO3। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर Na प्लस होगा और ये Cl माइनस होगा, यहाँ Ag प्लस होगा और NO3 माइनस होगा। प्लस माइनस अपोजिट चार्ज में सॉल्यूशन में जाने पर बहुत ही रैपिडली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये आयनिक रिएक्शन आयनिक कंपाउंड देता है और बहुत फास्ट देता है। कितना फास्ट देगा, इसकी स्पीड निकाल सकते हैं क्या क्लास हम लोग, मीन्स इसका रेट निकाल सकते हैं क्या, तब बोलोगे नहीं, बहुत फास्ट देता है, इसकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये था आयनिक कंपाउंड जिसके बारे में हम लोगों ने बातें की। चलिए अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, मगर नेक्स्ट वीडियो में।